ओके, सो सपोज दैट यू आर मिक्सिंग द ए एंड बी, आपने ए बी ले लिया और आपका सी प्रोडक्ट बन गया। तो फिजिकली अगर दो कंपाउंड हमने ले लिया, ये और इसको हमने मिक्स कर दिया और इसकी कोई एक प्रॉपर्टी डेवलप किया, तो प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे तो क्या होगा, फिजिकल मिक्सिंग होगी। लेकिन अगर सपोज करें कि इसको केमिकली आप मिक्स करते हैं तो क्या होना चाहिए, तब उसका एक प्रॉपर रेशियो होगा, मोलर रेशियो होगा, 1:1 होगा, 1:2 होगा। सपोज यू आर टेकिंग द रिएक्शन ऑफ एक एसिड बेसिस, यू कैन गेट द NaCl। तो आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट क्या बनना है, तो हमें पता है कि 1 मोलर रेशियो और 1 मोलर रेशियो रिएक्शन। और सपोज दैट यू आर टेकिंग द 2 R3 माने यू कैन वेरी, तो यू शुड नो अबाउट द पर्टिकुलर रेशियो ऑफ दिस वन। तब होगा, अगर आप सपोज करो कि आपको मिल गया NaCl, सो हाउ कैन यू प्रूफ द कि जो आपने डिजायर प्रोडक्ट था वही मिला। हो सकता है कि मैं ऐसा हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ कि NaCl बना, लेकिन कुछ और भी तो बन सकता है। हो सकता है रिएक्शन ना हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर C ना हो कि क्या हो, A और B हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? है ऐसा? हम दो चीज मिक्स करेंगे तो कोई जरूरी कि मिक्स होगा, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब AB भी हो सकता है, AB मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मैं फिर से बताऊं, मैंने दो कंपाउंड लिया, सोचो कि मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और मैंने कोई और ले लिया, मैंने PCl5 लिया, कोई और कंपाउंड लिया, दोनों को हम डिजॉल्व करा के मिक्स करें। दो चीजें दैट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर फिजिकली कोई चीज मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। फिजिकली कोई चीज मिक्स करिए, तो कंपाउंड ले लीजिए, मिक्स कर दीजिए एक मोल्टार चली के, तो मिक्सिंग हुई, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई, क्या बना, एक दैट इज द मिक्सचर ऑफ द A एंड B। इज इट ओके? हम केमिकली अगर दोनों को किसी चीज में प्रॉपर डिजॉल्व कराए और उन दोनों का रेशियो कराए प्रॉपर मोलर रेशियो में, और वो कंपाउंड कुछ C बने, हम हाइपोथेटिकली प्लान करते हैं कि C बनेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि C न बने, क्या बने, हो सकता है A B दोनों अनरिएक्टेड हो। ऐसा सिचुएशन कब होगी, जब दोनों जो कंपाउंड बन रहा है वो प्रिसिपिटेट कब करेंगे कोई चीज। सपोज करिए कि आप A B ले रहे हैं, मान लीजिए हम कोई कंपाउंड ये ले लीजिए, सपोज करिए कि ये कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल है और ये भी वाटर में सॉल्युबल है, तो जब तीसरा प्रोडक्ट अगर प्रिसिपिटेट कर जाएगा, इसका क्या मतलब निकला, वाटर सॉल्युबल मतलब समझ रहे हो कि आपने मान लीजिए 2 ग्राम कंपाउंड लिया और इसको डिजॉल्व कराया 5 ml वाटर में, और ये भी कंपाउंड लिया मान लो 3 ग्राम लिया और इसको डिजॉल्व कराया 5 ml में, दोनों सोल्यूशन पोर्शन में हो गए। तो सपोज करिए कि अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो अगर ये प्रिसिपिटेट करेगा तो क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने मिल्क है और आप मिक्स कर थोड़ी देर बाद अगर कर्ड हो जाती है तो प्रिसिपिटेशन हो जाता है ना आफ्टर द रिएक्शन, तो उसी तरह प्रिसिपिटेट कर जाना मतलब कि उसमें सॉलिडिफाई हो जाना बिटवीन द लिक्विड। तो C कंपाउंड, इसका मतलब कि जब प्रिसिपिटेट कर गया, इसका मतलब कि नो डाउट कि A और B नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे कि A B नहीं है, क्योंकि A भी वाटर में सॉल्युबल है और B भी वाटर में सॉल्युबल है, दोनों मिक्स होके अगर प्रिसिपिटेट करता है, इसका मतलब कि उसमें A B है कि नहीं है। हो सकता है कुछ अमाउंट तो A B का भी बचेगा, बच सकता है, लेकिन A B तो नहीं है ना, मतलब प्योर A B तो नहीं रहा ना, मतलब रिएक्शन हुआ और उसका मतलब कि समथिंग न्यू, कोई नया प्रोडक्ट बना हुआ। अगर ये C कंपाउंड यहाँ पर आ गया, सपोज करो आप लोग, और C को हमने प्रॉपर वॉशिंग कर दिया, C एक फनेल लिया आपने और यहाँ C कंपाउंड लेके इसको वाटर से प्रॉपर वॉश कर दिया, तो जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा बाई प्रोडक्ट, और इसके बाद ये सॉलिड बचेगा, इसमें A B की संभावना है। अगर प्योरिटी ज्यादा होगी तो फिर नहीं होगा A B, और अगर प्योरिटी नहीं होगी तो फिर कुछ आपने वाटर में, दोनों वाटर में सॉल्युबल थे, आपने वाटर से वॉश कर दिया, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि वहां संभावना होनी चाहिए A B की, नहीं होगा A B। आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर तुमको शुगर दे दूं और वाटर में आप डिजॉल्व कर दो, तो शुगर डिजॉल्व हो गया, ग्लूकोज आपने डिजॉल्व कर लिया, दोनों को मिक्स कर दो आप, मिक्स करके कोई बाई प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट बन गया, और उसको दोनों को ऊपर जब कंपाउंड आया तो उसकी वॉशिंग कर दो वाटर से, तो वाटर से जो डिजॉल्व सॉल्युबल वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे के ऊपर, नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा, तो डिफरेंट C बचेगा। C मतलब कि इसमें भी कोई कंपाउंड, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं, CBSE में किए होंगे, तो ये मेरी बिगिनिंग ये है कि C बना। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि C कैसे आप चेक करेंगे कि C है। जैसे मान लीजिए एसिड और बेस लिए कोई कंपाउंड बन गया, जैसे अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं,
you are taking स्पेक्ट्रोस्कोपी से सर चेक करें। K3 FeCN6 आपने ले लिया है ना, और इसमें कोई कंपाउंड लिया, पोटेशियम रिप्लेस किससे होगा? मान लीजिए हमने मेटल क्लोराइड ले लिया, RCl या RBr ले लो आप, ठीक है। ये केटायन है, ये भी केटायन है और ये भी केटायन है। तो अगर ये पोटेशियम को अगर रिप्लेस करना होगा तो क्या करें? तीनों पोटेशियम इससे रिप्लेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या प्रोडक्ट बनेगा? R प्लस जो भी थ्राइस KCl, डॉक्टर साहब एक प्रोडक्ट कोई बन जाएगा ना। इतना जानते होंगे लोग, पोटेशियम 3 स्टेट में है, फेरो है कि फेरी है? फेरिक है, जब थर्ड स्टेट में फेरिक है और सेकेंड स्टेट में रहता है तो फेरस रहता है। तो पोटेशियम साल को आपने रिप्लेस करा दिया, यहाँ पर दो पोटेशियम रिप्लेस करके मेटल आ गया, 2 KCl निकल गया, क्योंकि केटायन रिप्लेस बाय द केटायन, ये भी केटायनिक फॉर्म में है। इसको ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम है कि नहीं? सेम है, कोई डाउट इसमें? ये चार्जेज होते हैं वो माइनस में चार्ज हो जाते हैं अगर पोटेशियम नहीं लिखते हैं तो। अब यहाँ आपने बना दिया तो 2 इससे रिप्लेस हो जाएंगे और 1 KCl3 से। अब आप क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन यू प्रूफ द कंपाउंड इज दिस, दैट इज द हाइपोथेटिकल प्लान, कि हमने ये जूम किया कि ये लिया ये लिया ये लिया और आपने कुछ C बन गया। सर इसमें कोऑर्डिनेशन से फ्री का मिल लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ 6 है। तो उसमें सर क्या इसमें जा सकता है मेटल सर? इसमें मेटल साइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक यहाँ रखा, 2 क्योंकि 2 चार्ज था तो 2 पोटेशियम को रिप्लेस किया हमने, तो ये बनता है पोटेशियम, एक्चुअल में बनता है ये आयरन जो 2 स्टेट में, वो आयरन यहाँ पर मैं आयरन ले लिया, एक्चुअल में ये है, ये फेरोफेरिसाइनाइड है ये पोटेशियम साल्ट। इज इट ओके? और पोटेशियम को हमने ले लिया R, मतलब कि कोई ब्यूटाइल का साल्ट ले लिया, ये NBU4 ये ले लिया और यहाँ पर साल्ट बना दिया। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्टली मतलब और भी लिख सकते हैं, आप दूसरा एग्जांपल देगा। सो माय पर्पस इज दैट कि हाउ कैन यू प्रूव कि इट इज द पोटेशियम साल्ट ऑफ दिस वन। R को यहाँ हमने जून लिया कि मेटल सेकंड क्लोराइड, मतलब कि आयरन क्लोराइड हो सकता है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का हमने ले लिया। तो आफ्टर दैट हाउ कैन यू प्रूव द कंपाउंड इज दिस? ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता है ये यहाँ न लगा हो, कुछ पोटेशियम साल्ट की जगह केवल आयरन ही हो, तो हम चेक करते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो बना कि नहीं बना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर पर्पज ऑफ नॉलेज कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की बिगिनिंग यहाँ से हुई है, क्योंकि आप अगर केमिस्ट्री आपको जानना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जानना पड़ेगा और स्पेक्ट्रल टेक्निक्स जानना पड़ेगा। और स्पेक्ट्रल टेक्निक्स की शुरुआत होगी, सपोज दैट कि हमने तेल ले ली, गैस है या यही कंपाउंड ले लिए, हम कैसे जानते हैं कि मीथेन ऐसा है, BCl3 ऐसा है, BCl2 ऐसा है? इसका मतलब कि किसी न किसी टेक्निक से प्रूफ किया गया होगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहीं से स्पेक्ट्रल टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ी है। और फर्दर अब स्पेक्ट्रल टेक्निक्स में आपको तमाम टेक्निक्स पढ़नी है, तो अगर इंट्रोडक्टरी में बताऊं कि अब नेकेड आई से अगर हमने कहा कि A + B ले लिया और C बना, ये कंपाउंड ग्रीन था और ये ब्लू था, और हम कह रहे हैं कि येलो बन गया, है ना? तो फिजिकली हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है समथिंग चेंज। तो ये तो श्योर होगा कि A भी नहीं है,
इसका मतलब समथिंग न्यू, लेकिन इज ए फिजिकल मेजरमेंट्स। अब दूसरा टेक्निक्स हम क्या करेंगे, सिंपल आप लोग करते हैं। सपोज करिए कि दोनों सॉलिड्स हैं, तो दोनों के एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होंगे, तो सी अगर डिफरेंट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट यही होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो सेकेंड क्राइटेरिया, विद द हेल्प ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, या लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट से यू कैन चेंज द कंपाउंड डिफरेंट। दो चीजें होगी। थर्ड वन जो आता है फिजिकली टेस्ट में, पहला हमने टेस्ट क्या कर लिया, कलर चेक कर लिया। दूसरा हमने क्या चेक किया, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लिया। और थर्ड हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी जो ये होगी, इसमें सॉल्युबिलिटी होगा। सपोज करिए कि ये 1 ग्राम डिजॉल्व होगा 5 ml में, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो पहले ही इनसॉल्युबल हो गया, तो इसमें तो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ द सॉल्युबिलिटी यू कैन चेक द कंपाउंड इज डिफरेंट। आफ्टर दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स है, तमाम तरह के टेक्निक्स हैं। सो यू कैन यूज द स्पेक्ट्रल टेक्निक्स। सपोज करिए स्पेक्ट्रल टेक्निक्स में पहला जो है, ज्यादातर लोगों को पता है जहां से स्पेक्ट्रल का शुरुआत है, आईआर, एनएमआर, मास, ईएसआर, एक्सआरडी मींस पाउडर एक्सरे, सिंगल क्रिस्टल एक्सरे। So a lot of the spectral techniques. So with the help of that one, you can check the compound of the nature of the compound. अब वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आईआर क्या करेंगे, आईआर का क्या पर्पज, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या पर्पज है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैन यू डिफाइन द स्पेक्ट्रल टेक्निक्स? Interaction of matter with the electromagnetic waves. Waves, particular. And suppose करो कि मैं, if you want to know the calculate the molecular weight of the compound. So what type of the technique used to calculate the molecular weight of the compound? What type of the techniques used to know the nature of the functional group? What type of the techniques used to know the what type of the proton environment in the complex? प्रोटॉन के लिए NMR हो गया, प्रोटॉन के लिए NMR हो गया, फंक्शनल ग्रुप के IR हो गया, मास जो हो गया मॉलिक्यूलर वेट के लिए हो गया, ESR जो हो गया मतलब पैरामेट्रिक की या पैरामेट्रिक डायग्नोस्टिक या मैग्नेटिक नेचर के लिए हो गया, यूवी विजुअल हो गया, यूवी विजुअल फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांजिशन, जिसे हमने ट्रांसफर किया सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट। एक्सआरडी हमने क्या किया, पाउडर एक्सरे का नेचर जानने के लिए कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, एबीसी क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, लेंथ क्या होगी, कंपाउंड से कंपाउंड की डिस्टेंस क्या होगी, बिटवीन एंगल क्या होगी। तो विद द हेल्प ऑफ द एक्सआरडी और सिंगल क्रिस्टल एक्सरे एग्जैक्टली यू कैन नो द व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर, कार्बन एयर से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर सपोज ये, तो इसकी भी इसका लेंथ कितना है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक्स you should calculate the what type of the nature in the compound. suppose कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप है RR RCH, इस कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, और सपोज करो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यू आर टेकिंग द सच टाइप। अब समझ लीजिएगा, फिर इसको नोट भी करा देंगे। तो ये इन्वायरमेंट होगा। आप सपोज करिए कि आप कोई कंपाउंड लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये तो आपका एक जनरल मैंने इंट्रोडक्टरी बता दिया। ज्यादातर लोगों को स्पेक्ट्रल टेक्निक्स तो पता है, रुचि है, सबका इंटरेस्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आप किसकी है बेसिकली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। आप तो फिर ऑर्गेनिक तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक में आप सपोज करिए कि ऑर्गेनिक में किसी पर्टिकुलर कुछ बताए, कोई इंटरेस्ट जैसे किसी पर्टिकुलर में रिएक्शन मैकेनिज्म में या कुछ सुप्रामॉलिक्यूल में या किसी तरह का कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म तो सारा शुरुआत उसी से होती है। और जैसे पर्टिकुलर कोई नया टॉपिक बताए, किसी डिस्कनेक्शन वगैरह नया, हाँ डिस्कनेक्शन, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री डिस्कनेक्शन वगैरह में, मतलब आजकल जो
मेडिसिन वगैरह होती है उसका डिस्कनेक्शन में उसका सिंथेसिस कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे। वो मैं पर्टिकुलर मेरी टॉपिक है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी को थारोली पढ़ना है, मतलब क्योंकि इसको आगे के लिए भी ठीक है और हर जगह फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो आप सपोज करिए कि आप लैब में कोई कंपाउंड बनाएंगे, मान लीजिए आप लैब में गए, तो जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम आपको कहें कि कोई सिंथेसिस करने का क्या पर्पज हमारा है, जैसे ऑर्गेनिक के आदमी हो तो कहेंगे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस करेंगे, तो क्या पर्पज होगा हमारा? उसका फ्यूचर में जैसे बायो के मेडिसिन एप्लीकेशन होगा मेडिसिन में। तो कैसे एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे हम? अगर मान लीजिए लेबोरेटरी में हम गए और मुझे कोई एक टॉपिक दे दिया गया, हाँ, कि आप एक कोई कंपाउंड बनाओ या कुछ बनाओ ऑर्गेनिक, मतलब क्या करना? सपोज करो कि मैं आपको दे दूं कि एक ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जो नैनो मटेरियल की तरह बिहेव करे या मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करे, या ऐसा कंपाउंड बनाओ जो कंडक्टर हो, है ना, आयनिक कंडक्टर सब तमाम तरह के। तो पर्पज आपका क्या होगा? आप पहला काम क्या करोगे? उस कंपाउंड की सिंथेसिस करना चाहोगे आप, तो सिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए सब। कोई जिसे मैं आपको दूं कि ये कंपाउंड बनाओ, मान लीजिए सब ये कंपाउंड है आपका ए, तो क्या आपको चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग मटेरियल। तो फर्स्ट वन इज द स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल के लिए आपको उसकी सिंथेसिस पता होना चाहिए, क्या क्या यूज करने। जैसे मैंने कहा कि साल्ट आपको बनाना है, तो आप एक लाइन में तुरंत कह दोगे कि एसिड लेंगे, बेस लेंगे, साल्ट बन जाएगा। और मैं कहूँ कि कोई ऑर्गेनो मेटेरिक कंपाउंड बना दो, है ना, कोई एसिड का डेरिवेटिव बना दो, कोई बेंजोइक एसिड का एक और कंपाउंड बना दो, तो क्या चाहिए? बेंजोइक एसिड चाहिए और उसके अलावा जो कंपाउंड बनना चाहिए, तो मुझे एक थियरी कॉन्सेप्ट चाहिए। और थियरी कॉन्सेप्ट, मुझे कॉन्सेप्ट लेने के लिए तो पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज के जब रिसर्च में बिगिनिंग करेंगे, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप उसका लिटरेचर फिल करेंगे, आप यहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि कोई कंपाउंड नोन है तो वो तो आपको बनाना नहीं है, इसका मतलब कि अननोन कंपाउंड बनाना है, तभी तो न्यू होगा। और उसका क्यों बनाना है, बस दो जो चीज है इसके इर्द गिर्द ही पूरी आपकी जो रिसर्च और पीएचडी और पूरा घूमना है कि हम क्यों बनाना चाहते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस होगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या होगा, इसका मैं क्या कर पाऊंगा। तो उसके लिए अच्छा खासा लिटरेचर हमें चाहिए। तो स्टार्टिंग बिगिनिंग ही होगी कि ये करेंगे। और जो दूसरी चीज है, इसके बाद जब आप बिगिनिंग कर दोगे और किसी हाइपोथेसिस पे पहुंचोगे कि चलो ये बनाए थे, जैसे मैंने अपने साइनाइड का एग्जांपल दिया, हमने कहा कि ये कंपाउंड बन जाएगा आर। इससे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। टेट्राब्यूटाइल का एक कंपाउंड है और यहाँ पर एक मेटल है और ये क्रोमियम है और ये आर्जिनेट है, ठीक है। क्या आप इसको चाहो तो कोई भी केटायन ले सकते हो, आर ले लो और आर को आप डिफाइन करो कि लॉन्ग एल्काइल चेन है, लॉन्ग और ये जो सिंपल क्रोमियम आर्जिनेट है 3 स्टेट में। तो अगर ये मेटल 3D होगा तो 3D मान लीजिए मैंगनीज ले लीजिए, तो इसका कुछ अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करें तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्रोमियम का आएगा और मैंगनीज का आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सुना है अबाउट इट थोड़ा बहुत। तो ये जैसे कि क्रोमियम है तो अगर स्कैंडियम से आप कैलकुलेट कर दीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ब्रेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब सेकेंड स्टेट में अगर होंगे, ये होता है D4 और ये होता है D5, ठीक है। 21 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, 25 और अगर सेकेंड स्टेट में तो D5 है, D4 है, तो यहाँ D3 है तो कितना हो जाएगा, D में इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये D5 हो जाएगा। तो 3D के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, n × n + 2 तो कैलकुलेट आप करेंगे तो सपोज करें कि क्रोमियम की वैल्यू मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 3.92 आ जाएगी और मैग्नीज की लगभग आ जाती है
5 पॉइंट समथिंग 91, अप्रॉक्सीमेटली आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग, ठीक है, जो भी आएगा तो जिसकी उसकी एक टोटल वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए इनमें 9 आ गई बुहार में डेटा, सॉरी, ठीक है। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये सब जानते हैं, बहुत बेसिक चीज है। मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हैं ना, क्रोमियम का, जिलेट का, जो भी आप निकाल सकते हैं, आयरन का निकाल लीजिए, जो भी 3D मेटल से मोस्ट ऑफ द हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट्स हैविंग द मैग्नेटिक वैल्यू, तो सबको पता होगा मोस्टली लोगों को। अब यहाँ पर रिसर्च कहाँ इन्वॉल्व होगी? सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बता रहे हैं, ये क्रोमियम है, ये आर्जिलेट है, और तीनों तरफ आपका आर्जिलेट लगेगा। ये 3D स्ट्रक्चर हमने बना दिया इससे, और फिर यहां से ये दूसरा वाला मेटल लगता है, इस तरह से ये चेन होती जाती है। बहुत अच्छे से तुमने पूछा, इस तरह से। और जो नेटिव साइड है यहाँ पर सब ये ब्यूटाइल लगे हुए आर, इसीलिए इस कंपाउंड को मैंने अभी चूज किया है कि विद द हेल्प ऑफ दैट वन, सो पीपल आर वर्किंग। अब क्या किया, ये मैग्नेटाइजेशन, तो ये पॉलीमर तो उसमें रहता है कि ये 3D नेटवर्क है, अभी बता रहा उस पर आ रहा है, और ये आपका टेम्परेचर है। यही सेम कंपाउंड जब कूलिंग किया तो ये जो 9 बुहार मैग्नेटान वैल्यू आ रही थी, ये करीब करीब 42 बुहार मैग्नेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ऐसा हो गया होगा, तो यहां रिसर्च इन्वॉल्व हो गई। कंपाउंड तो वही था ना, लेकिन यहां पर क्या किया इन्होंने, अब इस कंपाउंड को यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू रखने के लिए इसकी कूलिंग करना शुरू की। और कूलिंग का क्या प्रोडक्ट होता है, सपोज करो आपको कूल करना है कोई कंपाउंड, तो क्या यूज करेंगे हम? मैं कहूं कि इसको हीट करना है, ये कंपाउंड है, इसको कहूं कि मैं इसको आप हीट कर दीजिए 200 डिग्री, तो आप क्या करोगे? नहीं, कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड को तो कहीं रखोगे, किसी ऐसे इक्विपमेंट में, ग्लास में या किसी कैप्सूल्स में, उसके बगल हीट करोगे। मेरे कहने का मतलब कि इसके अगल बगल इन्वायरमेंट आप 200 कर दीजिए, तो आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे? कोई हीटिंग वेंटर यूज करोगे, कोई फर्नेस यूज करोगे, या कोई हीटिंग का कोई और वेराइटी या कोई भी कंपाउंड तमाम आते हैं, मेटल्स के आते हैं जो जिससे हीट करके आप इसका दो। मैं कहूँ कि इस कंपाउंड को कूल कर दो -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेंगे आप? आइस 4 डिग्री जाएगा, 0 डिग्री जाएगा। नेचुरली -50 डिग्री भी टेम्परेचर कहीं हो जाता है, तो नेचर में तो आप चले नहीं जाओगे। क्या अंटार्कटिका हम जाएंगे तो है नहीं, लेबोरेटरी में कैसे यूज करेंगे? इज बिग क्वेश्चन। कोई कूलिंग एजेंट बताइए। लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ, क्या करता है, कूलिंग में यूज होता है। कितना टेम्परेचर होता है? जानना चाहिए बेटा आपको इस लेवल पर आके। क्वेश्चन तो तुमने समझ लिया और बताया भी। लिक्विड नाइट्रोजन एक कूलिंग एजेंट है, और इसका करीब में जो होता है वो 77 to 78 केल्विन टेम्परेचर, लिक्विड हीट। और दूसरा क्या है? सॉलिड CO2 नहीं, दूसरा भी एक कूलेंट बहुत काफी पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं लिक्विड हीलियम, तो 4 केल्विन होता है। नहीं जानते तो आज आप लोग जान जाओ इस चीज को। लिक्विड हीलियम एंड लिक्विड नाइट्रोजन बोथ आर द कूलिंग एजेंट्स। अब 4 केल्विन मींस आप समझ रहे हो कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। 4 केल्विन को डिग्री में कितना आ जाएगा? -200। क्या करते हैं, 273 में से
केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस कर दो, -269 आ गए। तो -269 पर भी कूलिंग की जा सकती है। लेबोरेटरी में सब बनते हैं, नहीं समझे? सपोज करो कि एक कंपाउंड है, इसमें मैंने भर दिया क्रोमियम ऑक्सीडेट्स और मैंने कहा कि इसको कूल करो। तो ये थर्ड लॉ तो वायलेट हो सकता है। सब वायलेट है, रिसर्च यही है ना, जब सब लाभ वायलेट करेंगे, जब सब आज तुम नया करेंगे कि बराबर mc² लिख दिया तो यही सही है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही होगा, ये कहाँ सही है? यही से तो इन्वेंशन शुरू होता है। जब फेल्योर करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ हम करेंगे, क्यों? मैं इतना इंट्रोडक्शन देने का पर्पज यही था ना। अब होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा, देखो रूम टेम्परेचर पर आयरन है सपोज करो, या क्रोमियम है, इसके अंदर क्या है? ये मैग्नेटिक स्पिन है। स्पिन की वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। किसकी वजह से आता है? स्पिन की वजह से आता है। ये सब रूम टेम्परेचर पर ऑल स्पिन्स आर फ्रस्ट्रेटेड। इटसेल्फ में नहीं। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंसेज है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इटसेल्फ में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट यू आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, तो ये स्पिन्स किसके डायरेक्शन में जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पूरा पूरा अपोज करती हैं, तो डायमैग्नेटिक फील्ड का है ना। लेकिन मैं कहूं कि आर्टिफिशियली हमको फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बनाना, या फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है, तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड का? ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई जाती है, तो ऑल स्पिन्स अलाइन अप्रोच टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरा में भी कर रही है ऐसा, और फेरो में भी ऐसा कर रही है। तो डिफरेंसेस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे ये इस पे चेंज नहीं होता, उस पे चेंज हो जाता है। उस पे चेंज होता है, इस पे चेंज नहीं होता है। सेकेंड थिंग क्या डिफरेंसेज है, जो कम लोगों को शायद पता होगा, आप लोग अभी बिगिनर हो तो नहीं जानते हो। एक चेंजेस जो होता है कि ऑल स्पिन्स पैरामैग्नेटिक में, ऑल स्पिन अप्रोच टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? ऑल स्पिन्स अलाइन अप्रोच टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सेकेंड थिंग, ऑल स्पिन्स अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। सब स्पिन एक दूसरे के पैरेलल हो। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहूं, पांचों लोग आके इसको फोर्स करो, इस दीवार में फोर्स आपने किया, तो यहां भी सब एनर्जी लगाया, पूरा फोर्स लगा दिया। और मैं कहूं कि 20 लोग आइए और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हो जाइए, और अपने बीच में भी 1 मीटर हो और बिटवीन द 1 मीटर हो, अब इसको फोर्स लगाइए। तो फेरोमैग्नेटिक जब नेचर होता है तो कंपाउंड इस तरह की बिहेव करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक ऑल स्पिन्स अलाइन अप्रोच टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन फेरोमैग्नेटिक ऑल स्पिन्स अलाइन अप्रोच टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ऑल स्पिन्स अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये फेरोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट है। अब ये हम कूलिंग की बात क्यों करते हैं? तो जब रूम टेम्परेचर होता है, स्पिन का ये नेचर होता है। लेकिन जब कूलिंग हम करते हैं, तो कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। जब आप देखे होंगे, जब कंप्यूटर आया था तो कहे थे कि जो कंप्यूटर है उसको एसी में रखिए। पर्पज इज व्हाट? द पर्पज इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स स्पिन्स एंड एज स्पिन्स एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स सभी जब कूलिंग करते हैं ना, तो ऑर्डर हो जाते हैं। ऑर्डर मीन्स इट्स हैविंग द डिफिनिट स्ट्रक्चर। ऑर्डर मीन्स क्या है? आप 10 लोग यहाँ पर बैठे हुए और बैठे हो रैंडम, और हमको कहूँ कि एक लाइन में बैठ जाइए, परेड कर लीजिए, तो क्या होगा? ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा। तो सभी का हाथ एक बार उठ रहा है, सभी का बार डाउन हो रहा है, तभी ऑर्डर हो रहा है। तो यही ये स्पिन्स में होती है। जब आप कूलिंग करते हैं तो स्पिन्स जो होती हैं क्या होती हैं? ऑर्डर में होती हैं और एक कलेक्टिव हो जाती हैं। तो ये कूलिंग किया इसने, जब स्पिन्स को रूम टेम्परेचर पर था तो कोई वैल्यू नहीं थी। इससे देखिए होता है, आप लोगों को पता होगा, काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, और देयरफॉर काई टी इज इक्वल टू कास्ट टी। काई कांस्टेंट मतलब ये टेम्परेचर और ये मैग्नेटिक ससेबिलिटी है। थोड़ा सा फिजिक्स से ज्यादा नहीं, बहुत नहीं जाएंगे।
तो इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर बढ़ाए या घटाएंगे काइटी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। यही ना हुआ यहाँ पर, तो कह रहा है कि काई इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। लेकिन अगर हम काइटी करें तो काइटी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो काई और टी में तो ये ग्राफ आएगा, इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम काइटी में करें और टी में करेंगे तो ये कांस्टेंट। लेकिन लोगों ने जब इसको एक्सपेरिमेंटली किया, जब इसको कूलिंग किया, तो कूल होते 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 ये करीब करीब 4 to 5 केल्विन आने पर ये सडन इंक्रीज कर गया, ये क्यूरी टेम्परेचर हो गया। इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ओलिवर कान ने यही बताया, मॉलिक्यूलर मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर मैग्नेट। ये सिंपल मैग्नेट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट है। और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर जब इसको टेस्टिंग किया गया, उसको उसने मैग्नेटाइजेशन वर्सेस जब प्लॉट किया ग्राफ, तो ये देखा कि मैग्नेटिक वैल्यू यहाँ पर अगर 4 बोहार मैग्नेटान थी, तो यहाँ पर जब 4 केल्विन पर आया तो इसकी वैल्यू करीब 49 बोहार मैग्नेटान थी। पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दिया। अब आप पूछेंगे कि आई कहाँ से, स्पिन से। जब स्पिन की वजह से वैल्यू होती है तो वहां स्पिन तो थी नहीं। इसका मतलब कि जो इसके अंदर की स्पिन्स थी, किसके अंदर की, लिगेंड्स के अंदर की जो स्पिन्स रही होगी, ऑक्सीजन में भी तो स्पिन्स है, वहां पर तो सब पैक्ड थी, उसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे थे। सभी स्पिन्स क्या हो गई, डायरेक्शनल हो गई, पैरेलल हो गई, और सब मिला के एक वैल्यू दे दी और 3D स्ट्रक्चर दे दी। तो जो 3D हमने बनाया था, 3D स्ट्रक्चर, लॉट ऑफ 3D, उसके कोई अंत नहीं हो सकता। अगर कूलिंग और किया जाए हो सकता और वैल्यू दे। तो ये स्टार्ट है रिसर्च का। तो वहां कंपाउंड में कोई मतलब नहीं, ये बेकार है, चाक है। इसका मैं अगर नैनो बना दूं, हम कहते हैं नैनो चाक बना दे, तो नैनो चाक बना देंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास है। हमारे पास क्यों, बताओ? ऑर्डर नहीं है हमारे पास, इसलिए है कि जो इसमें प्रॉपर्टी आएगी वो इसमें नहीं आएगी, और जो इसमें आएगी वो इसमें नहीं आएगी। और इसका मैं अगर भी सिंगल क्रिस्टल बना दूं, तो जो इसमें आएगी वो इसमें आएगी, वो इसमें आएगी, और स्ट्रेंथ इज मच बेटर देन एमार्फस साइड। तो कंपाउंड सिंगल क्रिस्टल का है। जो आगे की जो क्रांति आने वाली वो साइज पर आने वाली है। हम इतना बड़ा का हार्ड डिस्क लेके नहीं घूमेंगे कि जो 80 GB हुआ करती थी 2 किलो की। हम हार्ड डिस्क छोटी से लेके घूमते हैं जिसमें मेगाबाइट टेराबाइट दुनिया भर की चीजें रहती है। तो किस वजह से, सब स्ट्रेंथ, साइज और प्योरिटी, इस सब की वजह से घूमेगा। तो ये माय पर्पज इज दैट कि ये काम करते हैं लोग। ये आपको खोज के लाना है कि हमारा क्या नया, हम क्या नया लाएंगे और क्यों मैग्नेट्स हो गया। अब इसका आपका इंटरेस्ट क्या है? सपोज करिए कि आपका क्या नाम, पीछे वाले जो बताइए, सोनी, कि सपोज करिए कि आपने यहाँ पर एक, देखिए कोई भी जो स्टोर इंफॉर्मेशन होती है वो कैसा कंपाउंड होता है, आपको पता होगा ना। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसके पास मेमोरी होती है, पता है कि नहीं आपको? पता है, सब फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड हैविंग द मेमोरी, और मेमोरी के फॉर्म में 10 के फॉर्म में जो भी डेटा का इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ये मैग्नेट्स बनेगा या मैग्नेट्स हमने बनाया है, तो इसका मतलब कि हमने बनाया तो डिफरेंसेस क्या हो गया। ये कंपाउंड फिक्स था क्रोमियम मैग्नेट्स, और हम जो जिसने बनाया वो डिजाइन कंपाउंड है। तो इसका मतलब यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी है। इसमें लिगेंड बदल सकते हैं, इसमें मेटल बदल सकते हैं, इसके टीसी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर कोई एक कंपाउंड बनाया जाए और इसको यूज किया जाए एज ए डिवाइस, तो इसका मतलब कि एक ही कंपाउंड, अगर मान लीजिए नॉर्मल कंपाउंड था, मैंने इसने कहा कि 2 मेगाबाइट स्टोर कर दे इंफॉर्मेशन, और इसमें मैं 4-5 कंपाउंड का मिक्सचर बना लूँ, इसी तरह 4-5 कंपाउंड ले लूँ, तो इसको हम कैसे वेरी करा सकते हैं? एक तो टेम्परेचर पर वेरी करा सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पर भी वेरी करा सकते हैं। तो डिवाइस तो आपको एक दिखेगा और इससे कई गुना छोटे साइज में दिखेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इससे कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि टेलर्ड कंपाउंड है। हमने खुद इसको डिजाइन किया है, हमने इसको खुद बना सकते हैं। तो ये इन्वेंशन इस तरह के काम करते हैं कि हम नया क्या कर रहे हैं, हम नया कुछ तो कर नहीं रहे।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने मेडिसिन की बात किया, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन किस पेज पर डिजॉल्व है? बताओ क्या नाम है आपका? समृद्धि। मेडिसिन तो आप लेते होंगे ना, किस पेज पे सब डिजॉल्व होती है? खाते हो मेडिसिन तो आप लोग ना, तो एचडी पेज में डिजॉल्व होंगी ना। अगर एचडी पेज में डिजॉल्व होंगी तो खाओगे ना, अगर बेसिक पेज पे डिजॉल्व होती तो आपको डिजॉल्व होगा पेट में आपके? तो नहीं होगा। तो कंपाउंड बनाना तो हमें इसका क्या करना, पीएच टेस्ट करना पड़ेगा, और बेसिक पीएच पे अगर वो डिजॉल्व होगा तो बॉडी के पीएच एचडी की तो कभी नहीं डिजॉल्व होगा। तो फैक्ट इज दैट। अब हमने डिस्प्लिन बना दिया, तो डिस्प्लिन को हमने डिजाइन किया कि वाटर सॉल्युबल है। अगर डिस्प्लिन को पैक करके अगर बॉडी में मतलब इनसाइड कर दिया जाए तो डिजॉल्व नहीं होगी। नहीं जानते तो आप जान लीजिए, बताइए क्यों नहीं डिजॉल्व होगी? एचडी पीएच है ना, वो 7 पेज पर डिजॉल्व होता है, इसीलिए टंग पर रखते हुए डिजॉल्व हो जाता है। आप इनहेल किए कि खत्म काम उसका, तो नहीं डिजॉल्व होगा। ये है आज क्यों करें कि एल्कलीन पानी पीजिए। आजकल तमाम कंपनियां बनाने लगी एल्कलीन, क्योंकि हमको ज़्यादा एसिडिक है तो हम एल्कलीन पानी बना रहे हैं, वो सब मशीन ला रहे हैं, तमाम डिवाइस आ गई जो एल्कली कर दे रही है, तो वो पानी ले रहे हैं, तमाम स्पोर्ट्समैन पानी पी रहे हैं ब्लैकिश कलर का, एल्कलीन पानी है सब बॉडी फिट रखने के लिए। कि एसिडिक है बॉडी में, जैसे हमको ज़्यादा एसिडिक है तो हम एल्कलीन ले लें। तो पर्पज इज दैट कि यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर काम करते, इसलिए जो रिसर्च वर्क है वो एंड है ना, उसका कुछ नहीं, उसमें अब क्या नया आप कर रहे हैं। कंपाउंड तो पहले का, फेरिसेनेट तो पहले का, क्रोमैग्नेट पहले का, मेटल लिगेंड्स किसको नहीं पता है। लेकिन आज की डेट में अब हम लिथियम आयन बना दिए, तो लिथियम आयन किसको प्रॉपर्टी नहीं पता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो जंप कर जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है। आज क्या आप करेंगे उसमें? आज उसमें क्या करना है? नया मुझे क्या करना है? नया ये करना है कि लिथियम आयन की जगह पर कुछ ऐसा मेटल्स लें जो लिथियम आयन से बेहतर प्रॉपर्टी दे, और उसकी स्ट्रेंथ भी उससे ज्यादा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा अच्छा, उससे कास्ट भी कम हो। तो यही इन्वेंशन है ना, कि कुछ नया है, यही इन्वेंशन है। तो ये हमें बनाना है कि नया कुछ बन जाए, नया बैटरी का मटेरियल बन जाए, कुछ ऐसा बना दे, कुछ नया कंपाउंड बना दे। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप जिसके भी अंडर में इनरोल होती है, ये सब चीज़ों को मेथोडोलॉजी में ये सब प्रोसेस बनाया जाएगा। और ये इसमें जो इन्वेंशन है, जो नई चीज़ें दी गई हैं, तो आपको जैसे देखिए, एक थर्मोडायनामिक्स से नॉर्मल, फिजिकल काइनेटिक्स ये सब तो नॉर्मल है, कायरल्टी है, बायो इनऑर्गेनिक है, ये सुप्रामॉलिक्यूलर, ये भी काफ़ी एडवांस है, ये सार है, यूवी विजुअल, कार्बन एचएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है सर, एचपीएलसी वगैरह, मास वगैरह। अब आजकल एचपीएलसी वगैरह था, पहले हम लोग टीएलसी करेंगे। जैसे सपोज करो तो एक लाइन आपको पूछ ले रहा हूँ, सपोज करिए कि आपने इसमें 10 कंपाउंड है, एक बीकर में ले लिया मैंने, और उसमें 10 कंपाउंड है। तो कैसे सेपरेट करेंगे इसको? क्या टेक्निक यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। क्या क्रोमेटोग्राफी से मिलेगा? कैसे करोगे? उसमें अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाते हैं कि अगर जैसे मान लो सपोज हमने एक काम किया और एक टीएलसी प्लेट लिया, उसमें 10 स्पार्क मिल गए, ठीक है, और 10 स्पार्क में सबकी आरएल वैल्यू अलग है। यही बताना चाह रहे हो, कुछ और बताना चाह रहे हो? आपने कहा ना कि सेपरेट कैसे करोगे। हाँ, तो क्या करेंगे सेपरेट टेक्निक, क्या यूज करेंगे? ये तो सेपरेट नहीं किया ना, आप तो आइडेंटिफाई किया है, दोनों में अंतर हुआ ना। सपोज करो एक बीकर में तुमको एक दे दूं सोल्यूशन बना के, और मैं कहूं कि इसमें बताओ कितने कंपाउंड है, तो क्या करोगे तुम? एचपीएलसी से भी पता चल जाएगा। एचपीएलसी से भी पता चलेगा। आज की नई टेक्निक आ गई, और पहले टीएलसी से भी चेक करते थे, वो स्पार्क लगा के टीएलसी को रख देते थे, जो डेवलप होता था, और सभी कंपाउंड के आरएफ वैल्यू डिफरेंट होते, तो उसके लिए तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। लेकिन हम सेपरेट कैसे करेंगे उसको? तुमको कोई चीज मिक्स करके दे दो, ये चाक है और एक कंपाउंड इसमें, और तुमको दो इसको अलग करो, तो तुम्हें अगर नेकेड आई से दिखेगा तो तुम तो इसको सॉर्ट आउट कर दोगे, कर देगा ना आदमी, और दोनों सोल्यूशन मिलेगी नहीं तो कैसे सेपरेट करोगे?
उसमें पनर रहती थी, तो उस वाटर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से भी तो सब वो एक तो melting point सेपरेटिंग फिनल सेपरेटिंग वो जो होता है उससे वाटर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो। कोई लड़का आप बताइए, कुछ आइडिया है इसका? सेपरेशन टेक्निक्स तो हमें पता होना चाहिए। डिस्टिलेशन है और ये सब। कैसे करोगे डिस्टिलेशन? अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो फिर हम लोग हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा वो पहले इवेपोरेट होकर के दूसरे वेसल में आ जाएगा, और जो दूसरा वाला वो ये सब टेक्निक्स बाद में यूज करोगे, पहले तुम इस कंपाउंड को क्या करोगी? सपोज करो तुम्हें कुछ सॉल्वेंट में दे दिया है, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इस सबको तुम क्या करोगे? इसको डिस्टिल आउट करो, ठीक है? और डिस्टिल आउट करने के बाद इसमें क्या बच जाएगा? सब सॉल्वेंट जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? कोई चीज तो उसमें सॉल्युबल होगी ना, तो बाई प्रोडक्ट कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? फ्रैक्शनल जैसे 10 कंपाउंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हो रहा है तो मात्र 1 या 2 को ही अलग कर सकता है। हाँ, तो यही तो जानना है, ये तो बताने के लिए हम इसीलिए तो पूछा हूँ। 50 कंपाउंड है, 100 कंपाउंड है, व्हाट टाइप ऑफ द टेक्निक यूज टू सेपरेट आउट? सपोज करो कि एक में प्लांट लाया, प्लांट का लीफ लाया, ठीक, ध्यान से सुनिए, प्लांट का लीफ लाया, प्लांट का रूट लाया, फ्रूट लाया, और मैं उसका जूस निकाल लिया, या प्लांट लाया उसको क्रश कर दिया, रूट स्टेम लाया उसको क्रश कर दिया, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसमें 50 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं। हम क्यों आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं, उसमें एक लाड़ा तो कंपाउंड, कोई फिनाल होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट का होगा, कुछ होगा, कुछ एल्कलाइड्स होगा, टर्पेनाइड्स होगा, स्टेरॉइड्स होगा, लॉट कंपाउंड विल बी देयर ना। तो हम क्या करते हैं? लीफ लाएंगे, अब उसको पाउडर बना दिया, और पाउडर बनाने के बाद क्या करेंगे? उसको ड्राई कर देंगे, और ड्राई करने के बाद उसको सबसे हाईली पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा देंगे। तो हाईली पोलर सॉल्वेंट सबसे क्या है? सभी लोग ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक से तो उम्मीद करते हैं, सब जानना पड़ेगा आप लोगों को। हाईली पोलर सॉल्वेंट मेथनॉल होता है, वो हाईली पोलर होता है, और उसके बाद वाटर खुद में भी एक हाईली पोलर सॉल्वेंट, तभी तो वाटर में सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है। तो इसको ला के मेथनॉल में हमने डिजॉल्व करा दिया, तो क्या होगा कि जितने नॉन पोलर तो डिजॉल्व हो गए, जितने पोलर कंपाउंड होंगे वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे। किसमें? मेथनॉल। तो जब मेथनॉल में सारे कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएंगे, तो सपोज करो कि ये 1 kg था, और इसको लगभग 4 लीटर में 1:4 में हम डिजॉल्व करते हैं, तो सब मेथनॉल में आ गया, मान लीजिए 4 लीटर हो गया, और ओवरनाइट 24 घंटे छोड़ दिए, तो जितने उसके कंपाउंड हो गए ऑर्गेनिक, कि प्लांट्स में क्या है? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसी से बना है। तो ये जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो इसको क्या करोगे? इसको हम डिस्टिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? डिस्टिल आउट कर देंगे। तो जब डिस्टिल आउट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? क्रूड बचेगा, जिसको हम क्रूड बोलते हैं। जैसे गुड़ है, शरबत बना रहे हैं हम लोग, तो निकालने के बाद उसको खूब कंसंट्रेट करते करते क्या बचता है? गुड़ ही तो बचता है ना। तो इसी तरह इसका मेथनॉल तो डिजॉल्व हो गया, मेथनॉल जब डिजॉल्व होगा, जब इसको मेथनॉल को डिस्टिल आउट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? क्रूड बचेगा। तो क्रूड मतलब कि वो कंपाउंड बचेगा, और उस कंपाउंड में जितने भी इसमें पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, सब कहाँ होंगे? इसी में होंगे। गुप्ता जी, उसमें आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सब डिजॉल्व हो गया। कोई चीज आप लाइए ब्लैक कलर की, किसी में सॉल्वेंट डिजॉल्व करा देंगे तो किस में आ जाएगी? सॉल्वेंट में आ जाएगी। तो यहाँ आपको क्या बचेगा? यहाँ क्रूड बचेगा। अब जब क्रूड बचेगा तो इसको, जो मेरा क्वेश्चन था, इसको लाओ आप और यहाँ पर यूज करो। क्या कौन बताएगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी करके यहाँ क्या यूज करते हैं? कॉटन यूज करते हैं और सैंड यूज करते हैं। कॉटन और या तो फिर सैंड यूज करते हैं। सैंड नब यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर TLC फॉर कॉलम आती है, सारे TLC कर रहे हैं। दो तरह की सिल्का आती है, एक सिल्का फॉर TLC और एक सिल्का फॉर कॉलम। सिल्का क्या है? पाउडर है, और सिल्का पाउडर को यहाँ फिल कर देते हैं कॉटन के बाद में, और इसमें सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। वही सॉल्वेंट में बताना प्रोसेस। सॉल्वेंट से इसकी पैकिंग बोलते हैं। इसको कॉलम की पैकिंग करते हैं। किसी ने किया इसको? अच्छा, तो कॉलम की पैकिंग करते हैं। तो कॉलम पैक कर दोगे तो फिर से देखो, अगर ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ तुमने यहाँ पर कॉटन ले लिए, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मान लो 2 सेंटीमीटर का
तुमने ये कॉलम पैकिंग कर दी, इसमें सॉल्वेंट भर दिया, क्या भर दिया, मिथनॉल ही भर दिया, मिथनॉल फिल कर दिया और इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद जो ये क्रूड था वो क्रूड को यहाँ लाओ और क्रूड के बाद फिर काटन लगा दिया, ठीक है। अब जब काटन लग गया तो क्रूड तुम्हारा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ फिल्टर कोई कंपाउंड नहीं जाएगा, क्योंकि टीएलसी एक तरह से जो फिल्टर का काम करेगी, जिसे ना चाय फिल्टर करते हैं उसी तरह के पैक हो जाएगी, इसको कॉलम पैकिंग बोलते हैं। अब यहाँ तुम सबसे कम नॉन पोलर सॉल्वेंट से इसका लगाना शुरू कर दिया, होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट से। अब एक सॉल्वेंट की रेंज निकालिए, नॉन पोलर, फिर मिनिमम पोलर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, और सबसे लास्ट में किससे करेंगे, मेथनॉल से। मेथनॉल से अगर शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे लो पोलर का कंपाउंड लेंगे। अगर लो पोलर का कंपाउंड लेंगे तो लो पोलर कंपाउंड यहाँ पर अगर ऐड करते रहेंगे, 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 तो ये कब तक ऐड करेंगे, और जब ये सॉल्वेंट यहाँ आता जाएगा तो इसको कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ टीएलसी यूज करेंगे, और टीएलसी यूज करके देखेंगे कितने कंपाउंड उसमें है। तो अब इसका मतलब कि जितने भी सॉल्वेंट होते सबका ही आएगा, और इसको तब तक टीएलसी करते रहेंगे, क्या नाम बताया, स्मृति समृद्धि, कब तक टीएलसी करते रहेंगे। मान लीजिए हमने ये हेक्सेन ले लिया या एसीटोन से हमने किया, तो ये कब तक एसीटोन से करते रहेंगे, ये कब तक इसको बाईपास पास करते रहेंगे एसीटोन, जब तक लास्ट वाली लेयर का लेयर नहीं, इसका बताओ। इसमें टीएलसी आ रही, मैंने एसीटोन से कर रहा हूं मैं तो 10 कंपाउंड निकल रहे हैं या 2 ही कंपाउंड निकल रहे हैं। एक समय है जब कंपाउंड निकलना बंद हो जाएगा कि नहीं बंद होगा, बताइए गुप्ता जी, बंद होगा कि नहीं बंद होगा, यहाँ कब बंद हो जाएगा, नहीं समझे, फिर से बता रहा हूं। आपने सबसे लो पोलर सॉल्वेंट लिया, तो अगर लो पोलर सॉल्वेंट में इसका कोई कंपाउंड डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कब तक आता रहेगा, जब तक इसमें रहेगा। तो इसकी टीएलसी तब तक करते रहते जब तक कि स्पॉट आना बंद ना हो जाए। ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे, तब तक करते रहेंगे जब तक उसका स्पॉट आना बंद हो। अगर स्पॉट आना बंद हो जाए, इसका मतलब यहाँ जो आ रहा हो क्या है, यहाँ आएगा ना सॉल्वेंट, तो क्या है, केवल सॉल्वेंट, मतलब जो भी सॉल्वेंट लेते हैं इसका मतलब सॉल्वेंट। एक प्रोसेस हमने कर लिया एसीटोन का, इसमें कितने कंपाउंड है, मान लो 5 कंपाउंड। फिर दूसरा लगाया क्लोरोफॉर्म का, तीसरा लगाया फिनाल, चौथा लगाया हेक्सेन का, पांचवा लगाया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, डीएमएफ का, डीएमएसओ का, जितने भी ऑर्गेनिक सबका आप करते जाएंगे तो ये सब डिफरेंट मिल जाएगा। अब बताना मैं क्या चाह रहा हूं, अब तो आपने सेपरेट किया कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं किस किस में सॉल्युबल है, सबसे लास्ट में मेथनॉल करेंगे। लेकिन अब ये सपोज करो कि ये तुमने एसीटोन का किया, इसमें भी 10 कंपाउंड है और हमें निकालना क्या है, एक कंपाउंड। तो अलग-अलग परसेंटेज पे लेंगे। गुड। अब एसीटोन को लाके फिर यही काम करेंगे। मान लो 100 लीटर बनेगा, एग्जाम कम बता रहा हूं मैं, 100 लीटर 200 500 लीटर भी आ सकता, तब तक आता रहेगा जब तक होगा। ये तो डिपेंड करेगा कितना आपने कंपाउंड ले। 10 लीटर आ गया, फिर 10 लीटर एसीटोन को क्या करोगे, डिस्टिल आउट करोगे और फिर इसका क्रूड बनाओगे। ये एसीटोन में 10 कंपाउंड था, इसको आके डिस्टिल आउट किया और इसको क्रूड बनाया। अब क्रूड बनाने के लिए फिर प्रोसेस ही अगेन शुरू किया। आप इसको डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट मिक्सचर से तब तक करते रहेंगे जब तक कि सिंगल कंपाउंड ना आ जाए। एक सॉल्वेंट बनाएंगे तो 5 कंपाउंड आ सकता है, दूसरा सॉल्वेंट बनाएंगे तो 3 कंपाउंड आ सकता है, एक सॉल्वेंट बनाए 5 आएगा। ऐसा करते करते एक सिंगल कंपाउंड आपको मिलेगा। ये स्टडी करने में कम से कम 2-3 वर्ष लगे। एक कंपाउंड भी अगर आप निकाल दिए तो आप दो को मतलब समझ लीजिए कि पीएचडी अवार्ड करने की स्थिति में आ गए। ये कम से कम कई वर्ष की प्रक्रिया में बता दी आपको 5 मिनट। तो जो एक कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के आप स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रम कि क्या है, एल्कलाइड है, टर्पेनाइड है, स्टेरॉइड्स है, वो तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। उसकी टेस्टिंग करिए, उसका मास करिए, उसका आईआर करिए, उसका फिगर निकालिए। तो उस निकालने के बाद आप बताओगे कि ये कंपाउंड बुखार को ठीक कर सकता है और पत्ती खा लिया तो भी बुखार ठीक हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी। इन वन लाइन यू कैन स्टडी। यहाँ कंपाउंड तुमको हमने खिला दिया, क्रूड खिला दिया, ठीक हो गया, और यहाँ हमने वही कंपाउंड खिला दिया जिससे
बुखार ठीक होता है, तो किसी एक कंपाउंड से ठीक हो रहा होगा, गलत कर रहा हूँ, पैरासीटामोल से ठीक हो रहा है, और हमने एक लिप निकाल दिया, एक छाल निकाल दिया, एक खिला दिया आपको। वही सेम हाल होम्योपैथ में भी हो गया, वहां भी स्ट्रेट पिला दिए, वो भी स्ट्रिक्ट है कंपाउंड का। तो ये साइंस अगर वन लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ छोटे में, अपने लेक्चर को कंपाइल करते हैं, तो ये करना है। जैसे हम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के आदमी है थोड़ा, तो अब कंपाउंड लाते हैं, एमफिल के बच्चे 6-6 महीना एक कंपाउंड नहीं निकाल पाए, होता ही नहीं था, दिन भर ही चलता है, दिन भर चलेगा 50 लीटर कंपाउंड सॉल्वेट कर देते, होता ही नहीं, 20 लीटर हो गया, 50 लीटर, पूरा आधा कमरे वो सॉल्वेंट से भरे, फिर उसको डिस्टिल आउट करें, उसको क्रूड कर रहे हैं, उसको गुप्ता जी पास कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसको, इट्स नॉट इजी। और कंपाउंड नहीं निकाला, भगा IR करने के लिए, IR करा के लाया, देखा इसमें भाई नहीं कुछ बेकार है। अब पता चला कि नुआए जा रही हैं, सब कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, सब हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, हमें तो कंपाउंड चाहिए ना। अब कंपाउंड तो अननोन है, यू डू नॉट नो अबाउट दैट। अब उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आपको बताना है, यही केमिस्ट्री है कि क्या है। सपोज करिए कि हमको कंपाउंड किया, आपने मिल गया कि इसमें C18 है, S37 है, ऑक्सीजन मिल रहा है 1, ठीक है, अब बनाइए आप कंपाउंड इसका। अब इसमें क्या है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, C1 भी हो सकता है, C18 भी हो सकता है, बनाइए आप इसमें, इतने तरह कंपाउंड बनेंगे। अब एल्फेटिक है, एरोमेटिक है, क्या है, रिंग है, डबल रिंग है, ट्रिपल रिंग है, बताइए आप। यही करते हैं लड़के, उसको बताइए, आइडेंटिफाई करिए क्या है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहीं पर आपके काम लिटरेचर आएगा। किसी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम किया होगा तो उसने तो बहुत मेहनत किया होगा, आपको कुछ प्लांट का लिटरेचर मिल सकता है। अगर उसमें लिटरेचर मिल गया और उसने बताया कि ये इसमें कंपाउंड है, तो आप अब उस कंपाउंड को देखिए और उसमें पहले तो करिए, उसके बाद देखिए कि क्या है। और आपने ऐसा स्पीसीज ले लिया जो कभी काम नहीं हुआ, तो फिर आप बताइए। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम, दैट इज द इन्वेंशन, रियल इन्वेंशन, कि ये प्लांट है, ये कैसिया है, ये पुमिया है। अब इसमें मैं ये बताऊंगा, तो लिटरेचर देख डालो, उसने बताया कि बुखार ठीक हुआ, तो आपका गठिया ठीक होगा, तो आप बताओ गठिया कैसे ठीक होगा। फिर उसकी मेडिकल टेस्टिंग भेजिए, फिर ये कंपाउंड चेक होने के बाद जब सही से बन गया तो इसका फिर मेडिकल क्लिनिकल टेस्ट करिए, फिर जानवरों पर टेस्ट होगा, एनिमल पर टेस्ट होगा, बर्ड्स पर टेस्ट होगा, फिर आपका ह्यूमन ट्रायल होगा, तब वो मार्केट में आता है। इट्स नॉट इजी, तो पीपल आर वर्किंग, ठीक है।